आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th में जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन के जो आपके पेपर होने वाले हैं, फिजिक्स का पेपर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये आपका पेपर सेशन 2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए रहने वाला है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, ये जो आपका पेपर रहने वाला है ये 70 मार्क्स का रहेगा। और टाइम मिलेगा आपको पेपर करने का 3 घंटे का। और इसमें आपके 35 क्वेश्चन होंगे जिनको आपको 3 घंटे में सॉल्व करना होगा। और इस पेपर को आपको 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। तो फिर यहाँ पर सेक्शन ए में आपसे 15 MCQ पूछे गए हैं, जो जिसमें 3 असर्शन रीज़न भी पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, यानी 1 मार्क्स के आपके यहाँ पर 18 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में आपसे 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन सी में आपसे 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 3 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन डी में आपसे 3 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स के रहेंगे। अब यहाँ पर सेक्शन ई की बात कर लेते हैं। सेक्शन ई में आपके 2 केस स्टडी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें आपके 4 मार्क्स के रहेंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको सेक्शन ए में MCQ पूछे गए हैं और 3 आपके असर्शन रीजन। तो फिर लाइन वाइज से सब पे डिस्कशन करेंगे और मैं आपको सबके सॉल्यूशन भी बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.06900। तो फिर यहाँ पर आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स बताना है। तो फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि जो आपके नॉन जीरो नंबर होते हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे आपके नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, यानी कि आपके यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ऐसे कोई से भी एक नंबर नहीं है। तो फिर यहाँ पर आगे की 2 डिजिट यहाँ पर काउंट नहीं होंगे, लास्ट के 4 डिजिट काउंट होंगे। और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 सिग्निफिकेंट्स नंबर होंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ पर आपको डायमेंशन बतानी थी लाइट ईयर की। तो फिर लाइट ईयर आपको पता होगा कि ये डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ होता है। तो फिर डिस्टेंस नापने की जो आपकी फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है कैपिटल एल। तो फिर यहाँ पर आपका कैपिटल एल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि यहाँ पर आपको एक ऐसा पेयर चूज़ करना है जिसका जो डायमेंशन है वो सेम हो। तो फिर यहाँ पर फर्स्ट है आपका फोर्स एंड वर्क डन। फोर्स की आपकी SI यूनिट होती है न्यूटन, जिसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जब आप न्यूटन को सॉल्व करोगे तो फिर ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और वर्क डन जो है ये होता है आपका फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और वर्क डन में जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो होगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर इन दोनों की जो डायमेंशन है वो अलग अलग होंगी। तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन पे आप देख सकते हैं मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम आप जानते हैं, मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। और इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू डेल्टा टी, यानी कि टाइम। तो फिर फोर्स की जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड। और मोमेंटम की होती है आपकी मास इनटू वेलोसिटी। मास की होगी आपकी केजी और वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। तो फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की जो डायमेंशंस हैं वो सेम है। तो फिर यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया, एट द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एंड एक्सक्लरेशन आर एट एन एंगल ऑफ। यहाँ पर आपको एंगल बताना है। जो अपर मोस्ट पार्ट होगा प्रोजेक्टाइल का वहाँ पर आपको वेलोसिटी एंड एक्सक्लरेशन का एंगल बताना है। तो फिर यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको अगर हम प्रोजेक्टाइल मानते हैं तो फिर ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी। और यहाँ पर ये आपका अपर मोस्ट पार्ट हो जाएगा प्रोजेक्टाइल का। और यहाँ पर नीचे लग रही होगी आपकी एक्सक्लरेशन और इस साइड पे लग रही होगी आपकी
वेलोसिटी। तो फिर यहाँ पर इसके बीच में जो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो फिर यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन इट्स स्पीड। अगर यहाँ पर डिस्टेंस को टाइम के प्रोपोर्शनल कर दिया जाए, यानी कि जो आपका डी होगा, यहाँ पर जो आपका डी है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया यहाँ पर टाइम के, तो फिर यहाँ पर जब आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो फिर आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो फिर यहाँ पर आपकी जो स्पीड होगी वो यहाँ पर क्या होगी, तो फिर यहाँ पर रिमेन्स अनचेंज्ड। तो फिर स्पीड में तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, तो फिर यहाँ पर आपका फर्स्ट आंसर नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा, यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है आपकी स्पीड। तो फिर यहाँ पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन में आपसे बोला गया द लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रोटेटिंग एट ओमेगा रेडियन पर सेकेंड along a circular path of radius r is given by। यहाँ पर आपको लीनियर वेलोसिटी बतानी है जब यहाँ पर आपको ओमेगा रेडियन पर सेकेंड along a सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r गिवन है। तो फिर यहाँ पर आपकी जो लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर आप रिलेशन जानते होंगे लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा का। तो फिर लीनियर वेलोसिटी का जो यहाँ पर आपका रिलेशन होता है ओमेगा के साथ वो होता है आर ओमेगा। तो फिर यहाँ पर ये आपकी लीनियर वेलोसिटी होती है और ये आपका रेडियस इंटू ओमेगा। तो फिर यहाँ पर आपका रेडियस इंटू ओमेगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेवन्थ क्वेश्चन में आपसे बोला गया टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर विल बी। तो फिर यहाँ पर आपको ये पता होगा कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं और रिजल्टेंट है वो भी उन दोनों में से ही किसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यहाँ पर आपको सेवन्थ क्वेश्चन में ये बोला गया यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, और यहाँ पर आपको ये बोला गया इनके जो रिजल्टेंट है वो भी इनके मैग्नीट्यूड के इक्वल गिवन है। तो फिर यहाँ पर आपको एंगल बताना है इन दोनों वेक्टर्स का। तो फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम नोटबुक पे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। यहाँ पर आपको दो वेक्टर्स गिवन थे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और यहाँ पर आपको ये बोला गया कि इनके बीच का आपको थीटा एंगल बताना है। और यहाँ पर आपको बोला गया जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, और यहाँ पर आपको बोला गया इन दोनों का जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन दोनों में से किसी एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर अगर हमने बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल मान लिया तो फिर बी वाला जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो फिर यहाँ पर तीनों के तीनों बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पर ए को हमने लिख लिया है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पर लिख लिया है ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी को बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लिख लिया ऐसे, और रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आर। अब यहाँ पर से आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, रिजल्टेंट का आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको थीटा एंगल की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर से हम बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यहाँ पर से अगर हम स्क्वायर करेंगे तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पर आपको ये पता है जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए के इक्वल है, और जो आपका बी वेक्टर है वो भी आपका ए के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए को ए ही रहने देते हैं और बी को हम ए लिख लेते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल है इसलिए मैंने सबकी जगह पे ए लिख लिया, प्लस में 2a इंटू में बी की जगह पे भी ए लिख लेते हैं क्योंकि इन सब के मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर और कॉस थीटा, और इक्वल टू में आपका ए का स्क्वायर, यानी कि ये आपका रिजल्टेंट। अब यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू में आपका ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा आपका इन दोनों में से 2a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर से ये आपको मल्टीप्लाई में
इसको हम डिवाइड में ला सकते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/2 आपका किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा के। तो फिर यहाँ पर से अगर हम 1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस में 1 इज इक्वल टू में कॉस थीटा। कॉस थीटा की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। और यहाँ पर तो फिर यहाँ पर से अब हमें थीटा चाहिए, तो फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल और ये हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री माइनस का होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस नेगेटिव होता है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/2। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 1/2 हमें यहाँ पे भी चाहिए था, तो फिर ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू में कॉस 120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 120 डिग्री। तो फिर यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपका 120 डिग्री गिवन था। तो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बाकी इसका जो आगे का सॉल्यूशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको बना दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर से चेकआउट करके सारे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद जय भारत।